वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि मेरे पास में काफ़ी लोगों के ऐसे सवाल आते हैं। उनका ये पूछना होता है कि सर क्या हमें हर केस के अंदर ये बोलना चाहिए कि हम पत्नी को रखना चाहते हैं। हमें काफ़ी लोग ऐसी एडवाइस देते हैं कि आपको यही बोलना चाहिए हर केस के अंदर कि आप पत्नी को रखना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे तो आपके ऊपर जो पत्नी केस करती है उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। अगर आप ऐसा कोर्ट के अंदर बोलोगे कि आप पत्नी को रखना चाहते हो तो उनके द्वारा जो भी केसेस किए जाते हैं पत्नी और पत्नी के मायके वालों के द्वारा, उनका कोई साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसी सलाह लोग देते हैं। पर यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि कब आपको ये वर्ड वहाँ पे बोलना है कि मैं पत्नी को रखना चाहता हूँ, और कब आपको ये नहीं बोलना है कि आप पत्नी को रखना चाहते हैं। ये सारी बातें आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मेरे पास में काफ़ी हो चुका है। काफ़ी मामले आते हैं, आपको पता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस वर्डिंग को आपको कहाँ पे यूज करना है कहाँ पे नहीं यूज करना है, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं से भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट तक आपको देखना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट तरीके से समझा देता हूँ कि अगर आपके पास में एविडेंस है, एविडेंस बोले तो जैसे आपकी वाइफ ने अगर आपके साथ में गलत किया है, जैसे अगर मेंटल क्रुएल्टी की है उसने आपको, उसने काफ़ी परेशान किया है, तरह तरह से परेशान किया है। आपके घर में जब वो रहती थी तो हर तरह से वो आपको परेशान करती थी, आपके पेरेंट्स को परेशान करती थी, छोटी छोटी बातों पे घर कलेश बना के रखती थी, आपकी कोई बात नहीं मानती थी, अपनी मनमर्जी बना के रखती थी, आपके पेरेंट्स की कोई बात नहीं मानती थी, हमेशा वो अपनी मनमर्जी करती रहती थी और छोटी छोटी बातों पे बड़ा झगड़ाओ बना देती थी। आपके पेरेंट्स के साथ में अभद्र व्यवहार करती थी, यानी कि उसके मन में आता था वो करती थी। कभी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करके अपने मायके चली जाती थी और यहाँ पे गाली गलौज करना, अभद्र व्यवहार करना, धमकी देना, सुसाइड करने की धमकी देना कि मैं ऐसा कर लूँगी, आपको फंसा दूंगी, आपको जेल करवा दूंगी, आपको दहेज के केस में फंसा दूंगी, आपके घरेलू हिंसा का केस लगा दूंगी। ऐसे ऐसे वर्ड बोलना, हर तरह से आपको परेशान करना। और फिर आपके पेरेंट्स हैं, उनका कोई काम नहीं करना, हमेशा आपके पेरेंट्स से अलग होने की बात बोलना। जैसे आपके माता पिता है, उनसे वो अलग होने की बात बोलती है कि मेरे को इनके साथ में नहीं रहना है, मेरे को अलग रहना है। तो इस तरीके से तमाम बातों के तहत अगर वो आपके साथ मेंटल क्रुएल्टी की है और आपके पास में इनसे रिलेटेड अगर एविडेंस है, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि अगर आप हर केस के अंदर ये साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी ने आपके साथ में गलत किया है, उसने आपके साथ मेंटल क्रुएल्टी की है, और फिर भी अगर आपको ये सलाह दी जाती है कि आप कोर्ट में या फिर आपके ऊपर जो भी केस चल रहा है उसके अंदर आपको ये बोलना है कि आप पत्नी को रखना चाहते हैं, जबकि आपका मन ये गवाही नहीं देता है अंदर से, आप ये नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि आपकी वाइफ ने आपको परेशान किया है, तब आपका मन ये नहीं बोलेगा कि आप उस वाइफ को रखना चाहोगे। पर यहाँ पे आपको एडवाइस इस तरीके की दी जाती है कि आपको तो वहाँ पे यही बोलना है कि आप वाइफ को रखना चाहते हैं, जबकि आपका मन ये नहीं कहता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? क्या आपको हर केस के अंदर ये बोलना है कि क्या आप पत्नी को रखना चाहते हैं? तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको ऐसा नहीं बोलना है अगर आपके पास में एविडेंस है। आपको दबाव के अंदर नहीं आना है। अगर आपकी वाइफ ने आपके साथ में गलत किया है, यानी कि मेंटल क्रुएल्टी की है, और उससे रिलेटेड अगर आपके पास में ये सारे एविडेंस हैं, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दबाव में आपके आपको ये नहीं बोलना है वहाँ पे कि आप वाइफ को रखना चाहते हैं। यहाँ पे जो उसने आपके साथ में गलत किया है वो बातें आपको वहाँ पे बतानी है। तो इस तरीके से आप अपनी बातें वहाँ पे बताओ कि इसने इस तरीके से मेरे को, मेरे पेरेंट्स को परेशान किया है, हर तरीके से इसने परेशान किया है, हमेशा मेरे पेरेंट्स से अलग होने की बात बोलती रहती थी। इससे रिलेटेड मेरे पास में एविडेंस भी है, जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी कोर्ट में मैं वो एविडेंस भी लेके आऊँगा। तो इस तरीके से आपको बात बोलनी है। अगर ये अच्छी तरह से रहती और मैं इसको रखने को तैयार था, बिल्कुल हम तो रख ही रहे थे, पर इसने इस हद तक परेशान कर दिया है। एक तो इसने परेशान किया है, ऊपर से ये हमें छोड़ के और आ गई है। इसने बार बार हमें झूठे केसों फंसाने की धमकी दी है और इसने ऑलरेडी ये केस कर भी दिया है। अभी आप देख सकते हैं प्रेजेंट में केस चल भी रहा है।
इस तरीके से आप अपनी बात बोल सकते हैं। अगर आपके पास में एविडेंस है तो आपको दबाव में नहीं आना है। अब यहाँ पे आपकी वाइफ ने गलत किया है और यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि आपको कोर्ट में बोलना है कि आप वाइफ को रखना चाहते हैं। अब अगर ये बोलते हैं आप और वहाँ पे आपकी वाइफ आपके साथ में रहने को तैयार हो जाती है, तो यहाँ पे आप फंस जाते हैं। आप न चाहते हुए भी उसको रखेंगे। फिर अगर ये बोलते हैं और वो आने को तैयार हो जाती है तो फिर आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास में वाइफ के अगेंस्ट मेंटल क्रुएल्टी या फिर एडल्टी, इससे रिलेटेड अगर तमाम एविडेंस है जिससे आप साबित कर सके कि आपकी वाइफ यहाँ पे गलत है, तब आपको कोर्ट में क्लियरली कर देना है, यानी कि हर केस के अंदर क्लियर कर देना है कि आप वाइफ को कैसे रखेंगे। उसने तो आपके साथ में ये किया है। तब आपको वहाँ पे ये बात नहीं बोलनी पड़ेगी कि आप वाइफ को रखना चाहते हैं, आपको दबाव में नहीं आना है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपको हर केस के अंदर कब बोलना है, कैसे बोलना है और किस सिचुएशन में बोलना है कि आप वाइफ को रखना चाहते हैं। आपको वाइफ को रखने की बात तब बोलनी है जब आपके पास में इनसे रिलेटेड अगर कोई एविडेंस नहीं है। जैसे मेंटल क्रुएल्टी से रिलेटेड आपके पास में एविडेंस नहीं है, एडल्टी से रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जिससे आप साबित कर सके कि आपकी वाइफ गलत है, तब आपको यही बोलना है कि आप वाइफ को रखना चाहते हैं। अगर आप ये बातें बोलेंगे तब आपको फ़ायदा मिलेगा। कहाँ कहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है? जैसे आपको मेंटेनेंस में फ़ायदा मिल सकता है। मेंटेनेंस में इस तरीके से फ़ायदा मिलेगा कि जैसे अगर आपने सेक्शन 9 का केस फाइल कर रखा है, एक तो आपका सेक्शन 9 का चल रहा है, दूसरा आपके ऊपर उस वाइफ ने मेंटेनेंस का केस कर रखा है, तो यहाँ पे आप वहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि मैं वाइफ को रखना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी सेक्शन 9 का केस भी किया है, इसको लाने के लिए ये भी चल रहा है और मैंने सामाजिक स्तर से भी पूरी कोशिश की है वाइफ को लाने की। ये नहीं रहना चाहती है, ये इसकी मर्जी है, पता नहीं क्यों नहीं रहना चाहती है, इसको पता नहीं किसने बहकावे में लिया है या फिर ये इसकी मर्जी है, मैं तो इसको रखना चाहता हूँ। तब आपको रखने की बात बोलनी है, यानी कि तब आपको बोलनी है जब आपके पास में ऐसे कोई एविडेंस ना हो, जब आप साबित कर सकें कि आपकी वाइफ गलत है, तब आपको रखने की बात बोलनी है। और यहाँ पे देखो, ये बात डिपेंड करती है आपके मन के ऊपर। अगर आपका मन गवाही देता है कि आप वाइफ को रखना चाहते हैं, तभी आप ये बात बोले, अन्यथा ना बोले। नहीं तो होता क्या है कि जैसे आप इन वर्डिंग के अंदर अगर यूज भी कर देते हैं कि आप वाइफ को रखना चाहते हैं और फिर वाइफ आने को तैयार हो जाती है कि हाँ मेरे को तो रहना है, चलो ले चलो, तो वहाँ पे फिर आप बहाने ढूंढते हैं। आप बहाने इस तरीके से ढूंढते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं रखना चाहता। एक जगह तो आप सेक्शन 9 फाइल करते हो वाइफ को लाने के लिए, रखने के लिए, और वहाँ पे कोर्ट में भी बोलते हो, हर केस में बोलते हो कि मैं वाइफ को रखना चाहता हूँ, और फिर आप इस तरीके से फंस जाते हैं क्योंकि वाइफ वहाँ पे ये बोल देती है कि हाँ मैं रहना चाहती हूँ, ले चलो मैं आपके साथ में रहूँगी। फिर आप सोचते हैं कि ये तो मैं फंस गया, मैं तो यहाँ पे केसों से बचने के लिए बोला था कि मैं वाइफ को रखना चाहता हूँ, ये तो यहाँ पे रियल में ही तैयार हो गई साथ में चलने के लिए, रहने के लिए, अब मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे पहले आपको मानस बनाना है, यानी कि आपको पूरी तरह से प्लान बनाना है, सोचना है, समझना है कि आप क्या वाइफ को रियल में रखना ही चाहते हैं। ये बात आपको क्लियर करनी है कि आप अगर रियल में रखना ही चाहते हैं और वहाँ पे अगर कोर्ट में या फिर हर केस के अंदर वाइफ ये बोल देती है कि हाँ मैं रहना चाहती हूँ, तो उस सिचुएशन में आप रखने को तैयार हो, तभी आपको ये वर्डिंग वहाँ पे बोलनी है। तो इस बात का भी आपको डिसाइड करना है। नहीं तो देखो, अगर आपके पास में एविडेंस भी नहीं है, अगर आपकी वाइफ ने आपके साथ में गलत किया है, तो यहाँ पे जो आपकी वाइफ आपके ऊपर अगर एलिगेशन लगा सकती है, क्योंकि वाइफ के पास में भी ऐसे एविडेंस नहीं होते हैं, कई एलिगेशन वो ऐसे आपके ऊपर लगा देती है जिससे रिलेटेड वाइफ के पास में एविडेंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में भी अगर एविडेंस नहीं है कि वाइफ गलत है, आप साबित नहीं कर सकते हैं, आपके पास में एविडेंस नहीं है, तो आप अपने मन से भी वो बातें बोल सकते हैं। यानी कि आप तो आई विटनेस है ना, आपके साथ में तो उसने गलत किया है ना, तो ये बात वहाँ पे बोल सकते हैं, इसने तो मेरे साथ में इस तरीके से गलत किया है, मैं एविडेंस नहीं बना सका, तो अब मैं इसको कैसे रखूँ। तो उस सिचुएशन में आपको इस तरीके से टैकल करना है, तब आपको ये बात बोलनी है। यहाँ पे आपको दबाव में बिल्कुल भी नहीं आना है। यहाँ पे मैं स्पष्ट तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि आपको दबाव में कभी भी नहीं आना है।
अगर आपकी वाइफ ने गलत किया है और आपका मन अगर अंदर से गवाही नहीं देता है, अंदर से ये नहीं बोलता है कि आप वाइफ को रखना चाहते हैं, तब आपको ये वर्डिंग यूज नहीं करनी है। तब आपको यही बोलना है कि आपकी वाइफ ने ये आपके साथ में गलत किया है। अगर रखने का हो तो वहाँ पे ये बात बोलो कि अगर ये अपनी गलती में सुधार करती है, आगे से अगर ये ऐसा नहीं करती है, यहाँ पे गारंटी लेती है या फिर लिख के देती है, तो उस सिचुएशन में मैं इसको रख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम तो आपको केवल एडवाइस कर सकते हैं, निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि, क्योंकि देखो रखना आपको है, आपकी लाइफ है, आगे आपको चलना है। तो यहाँ पे डिसाइड भी आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ पे सिचुएशन आपको देखनी है कि आगे आप अपनी लाइफ को इस वाइफ के साथ में आगे ले जाना चाहते हैं या फिर नहीं ले जाना चाहते हैं। अगर वाइफ गलत है तो उसके बारे में आप बताओ, अगर वो गलत नहीं है तो यहाँ पे भी आप क्लियर कर दो। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी कि कब आपको ये बोलना है कि आप वाइफ को रखना चाहते हो, कब आपको ये बोलना है कि कब नहीं रखना चाहते हो। पूरी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।